हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कोरिलेस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोरिलेस फोर्स किस वे में एक शूडो फोर्स होता है, एक आभासी बल होता है, क्या है, किस तरीके से है। तो आवर टॉपिक इज कोरिलेस फोर्स। क्या है? कोरिलेस फोर्स। सो आवर टॉपिक इज कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस बल। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये कोरिलेस फोर्स कहाँ से डेवलप होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। हमने ऐसे बोला था कि कोई भी अगर रोटेटिंग फ्रेम होता है, कोई भी अगर घूर्णन गति करता हुआ कोई निर्देश तंत्र है, रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से वहाँ पर शूडो फोर्स, आभासी बल लगते हैं। और जो आभासी बल होते हैं, शूडो फोर्स होते हैं, वो दो टाइप के थे वहाँ पे। एक तो सेंट्रीफ्यूगल, और एक था कोरिलेस फोर्स। तो कोरिलेस बल है एक तो, और एक कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल बल। सेंट्रीफ्यूगल जिसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो दो फोर्स वर्क करते हैं, दो आभासी बल काम करते हैं। उनमें से एक आभासी बल कौन सा था? कोरिलेस फोर्स था, कोरिलेस बल। तो कोरिलेस बल एक आभासी बल है जो कि घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है या घूर्णन गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। इट अपीयर्स ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। क्योंकि रोटेशन करता है तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरित करते हुए जो निर्देश तंत्र है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होता है, हम लोगों को शूडो फोर्स लगते हैं। और शूडो फोर्स, उनमें से एक शूडो फोर्स अपने पास में कोरिलेस फोर्स। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। देखो, एक मैं दूसरी चीज बता दूं, मैंने अभी आगे मैंने जो इंट्रोडक्शन में भी कोरिलेस फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अभी यहाँ पर कोरिलेस फोर्स का पूरा इफेक्ट होगा कि जैसे कोई अगर रोटेट करा, अर्थ भी एक रोटेटिंग फ्रेम ही है। अर्थ भी जब घूमता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है? शूडो फोर्स लगता है, आभासी बल लगते हैं। उनमें एक कोरिलेस बल भी होता है। और कोरिलेस बल की वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एक बॉल को उछाल रहा हूँ, तो मान लो मैंने बॉल को सीधा उछाला तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा इधर या इधर चला जाएगा। वो किसकी वजह से जाता है? कोरिलेस फोर्स की वजह से। और भी चीजें होती है, जैसे हवा की वजह से भी जा सकता है, और भी इफेक्ट काम कर सकते हैं, बट वहां पर कोरिलेस फोर्स भी वर्क करता है। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं एक बॉल को, या एक मान लो कि यहाँ से एक पिस्टल से एक फायर करता हूँ, एक गोली छोड़ता हूँ यहाँ से, वो सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो भी कोरिलेस बल की वजह से थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। ये इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है थोड़ी दूरी में। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक गोली छोड़ रहा हूँ और वो 10 किलोमीटर दूर तक जाके लगेगी। अब जब 10 किलोमीटर दूर जाएगी ना, तो 10 किलोमीटर सीधे जाते जाते वो करीब करीब 15-20 मीटर इस तरफ चली जाती है। वहां पर कोरिलेस फोर्स का इफेक्ट आसानी से देखने को मिलता है। छोटी डिस्टेंस पर कोरिलेस फोर्स का इफेक्ट इतना आसानी से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि माइनर डिफरेंस आता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 10 किलोमीटर दूर तक जाएगा ना, तब जाके 20 मीटर का डिफरेंस आएगा। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो यहाँ से मैं गोली छोड़ रहा हूँ और इधर जब 10 किलोमीटर तक ये गोली आएगी ना, तो यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगी, ये करीब करीब 20 मीटर इतना इधर खिसक जाएगी। तो डिफरेंस आता है कोरिलेस फोर्स की वजह से, लेकिन इतना आता नहीं है। छोटी डिस्टेंसेस पे अपने को विजिबल नहीं होता, ऑब्जर्वेबल नहीं होता, आसानी से हम लोग मापन नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी डिस्टेंस पर पता नहीं चलता। लेकिन बड़ी डिस्टेंस पे आसानी से देखने को मिलता है। तो बॉल को ऊपर उछालो या बॉल को नीचे गिरा रहे हो या इधर फेंक रहे हो, तो क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं, अर्थ पे हैं हम, और अर्थ के साथ घूर्णन कर रहा है, रोटेटिंग फ्रेम है, तो रोटेटिंग फ्रेम पे हमारे को कोरिलेस फोर्स फील होगा ही होगा। तो उसकी वजह से इस टाइप की काफ़ी घटनाएं, काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इनको आगे एक एक को अभी हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में, इन पे से बड़े क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी पहले हम लोग उस पर छोटे डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज कोरिलेस फोर्स एंड वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसका लिख लो, कोरिलेस फोर्स का पहले डेफिनेशन लिख लो। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसे कोरिलेस बल कहते हैं।
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है, इसे कोरिलेस बल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, a pseudo force is applied on the bodies, a pseudo force is applied on the bodies. This pseudo force is known as Coriolis force. This pseudo force is known as Coriolis force. This pseudo force is known as Coriolis force. क्लियर है? दिस pseudo force is known as Coriolis force. इतनी बात समझ में आ गई। Coriolis force कैसा होता है? आभासी होता है, ये एक्चुअल में नहीं लगता, आभासी बल है, ये फिक्टिशियस फोर्स है, pseudo है। अब देखो Coriolis force का, वैसे हमने फॉर्मूला तो पहले लिख लिया था, देखो मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला। ये फोर्स का जो फॉर्मूला है कोरिलेस फोर्स का, ये फॉर्मूला ऐसे होता है 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर, ये होता है कोरिलेस फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? कोरिलेस फोर्स का फॉर्मूला है ये कोरियोलिस, हिंदी में भी लिख सकते हो आप कोरियोलिस। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू -2m, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है ना, सदिश गुणनफल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू वी डैश, मतलब ओमेगा का मोड वी डैश का मोड इंटू साइन थीटा एन कैप, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा तो क्या है? ओमेगा जैसे मैं मान लो कि मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ और अर्थ पे खड़ा हूँ, मैं कबूतर को देख रहा हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, कबूतर को देख रहा हूँ, ये मान लो कि एक बॉल को मैंने उछाल दिया, मैंने, अब मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ, अर्थ पे हूँ, तो ये ओमेगा है। ओमेगा तो क्या है? ओमेगा तो है कि मैं, मतलब पृथ्वी कितने कोणीय वेग से घूम रही है, कितना उसका एंगुलर वेलोसिटी है, वो आ जाएगा ओमेगा। तो m क्या है? m उस पार्टिकल का मास है जिस पर आप फोर्स चेक कर रहे हो। जैसे हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं उस बॉल को देख रहा हूँ, तो मैं घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र हूँ, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो मैं भी घूम रहा हूँ, पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ उस बॉल को, तो मैं बॉल को देख रहा हूँ, उस बॉल का मान लो द्रव्यमान है m, उसका कितना द्रव्यमान है? m है, और उसका वेलोसिटी कितना है? v डैश है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? उस पर स्यूडो फोर्स की वजह से कितना बल लगेगा? जो घूर्णन के कारण जो स्यूडो फोर्स आ रहा है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा? ये स्यूडो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ये थीटा कोण तो ओमेगा और वी डैश में जितना भी एंगल होगा उसके हिसाब से एंगल आ जाएगा। बाकी ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब मैंने एक पत्थर फेंका इस डायरेक्शन में, उस पत्थर का मास है m और उसका वेलोसिटी है v डैश, तो अगर उसके ऊपर कोरिलेस फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो आप कि उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्यूडो फोर्स या कोरिलेस फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। चमका? अब इसमें कुछ कंडीशंस ले लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक सम कंडीशंस। कम देखो, केस फर्स्ट, एक तो चीज ये है कि इफ v डैश इज इक्वल टू 0, v डैश 0 होने का मतलब क्या है? v डैश 0 होने का मतलब है कि जैसे हम देख रहे थे कि मैंने एक बॉल उछाली या बॉल जा रहा है उधर, या एक पत्थर फेंका, तो उस पत्थर का वेलोसिटी, उस पार्टिकल का वेलोसिटी v डैश है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ये। अगर पत्थर रुका हुआ है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, तो उस पर कोई कोरिलेस फोर्स काम नहीं करेगा। मतलब कोरिलेस फोर्स केवल गतिशील चीजों पे ही काम करता है,
रुकी हुई चीज़ों पे काम नहीं करेगा। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये पेन है, तो मैं इसके ऊपर अभी कोई कोरिलेस फोर्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, मैं घूर्णन गति कर रहा हूँ और मेरे रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है v डैश वो 0 है, तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, इस पर कोई कोरिलेस फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इसको फेंक दूं तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, फोर्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोरिलेस फोर्स रुकी हुई चीज़ों पे काम नहीं करेगा, गतिशील चीज़ों पे ही काम करेगा। समझ में आया? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, तो एफ डैश कोरिलेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा इंटू 0। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 0 साइन थीटा एन कैप, इट मीन्स ये हो गया 0। तो v डैश 0 होने का मतलब कि घूर्णी निर्देश तंत्र में वो जो कण है वो कैसा है, स्थिर है, रुका हुआ चल नहीं रहा। रोटेटिंग फ्रेम में उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है, रुका हुआ है, तो रुके हुए पे काम नहीं करेगा। तो यहां पर एक कॉन्क्लूजन निकलता है। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिर कणों पर कोरिलेस बल शून्य होता है। कोरिलेस फोर्स इज 0 ऑन स्टेशनरी particles in the rotating frame। यहां से ये कंक्लूजन मिल गया अपने को इस फर्स्ट केस से कि अगर रोटेटिंग फ्रेम में ही कोई पार्टिकल स्टेशनरी है तो उस पार्टिकल पे कोरिलेस फोर्स वर्क नहीं करेगा, उस पे कोरिलेस बल नहीं लगेगा। क्लियर? बस समझ में आई? एक कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसको छाप लेना, पॉज करके आगे चलते हैं हम लोग। केस 2, अगर मान लो थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इज 0, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, ओमेगा और वी डैश। तो ओमेगा और वी डैश अगर पैरेलल हो जाए, 0 होने का मतलब कि ओमेगा और वी डैश कैसे हैं, पैरेलल हो गए, समांतर है, तो एफ कोरिलेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई। एक कंडीशन ये आ गई। एफ कोरिलेस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब एंगुलर मोमेंट, जो एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो और वी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, दोनों अगर सेम हो जाए, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, तब भी क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, कोरिलेस फोर्स तब भी काम नहीं करेगा। एक लास्ट कंडीशन और ले लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 पुट करके देख लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 90, केस 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा 90 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कोरिलेस -2m ओमेगा वी डैश साइन 90 एन कैप, -2m ओमेगा वी डैश, ये एन कैप, ये एफ कोरिलेस। इस कंडीशन में क्या है, ये मैक्सिमम है, अधिकतम है ये। इस कंडीशन में क्या है, ये मैक्सिमम है, अधिकतम लगेगा, अधिकतम है ये इस कंडीशन में।
क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इसी सिचुएशन में, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब 90 पे होता है, 1 ही होता है। तो इस सिचुएशन में कोरिलेस फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा इसका वैल्यू। क्लियर है? ये है भैया, ये 3 केस आ गए। और हमारे को पता है कि इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर फेंकेंगे उस चीज़ में भी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगी, नीचे अगर किसी चीज़ को हम लोग फोल्ड करते हैं तो उसमें भी डायरेक्शन सीधा आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा इधर उधर चला जाएगा। अब वो ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, किधर जाएगा, वो तो अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक केस को ऊपर फेंकेंगे, एक बार नीचे फेंकेंगे, एक बार इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टली, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टली को बोलते हैं क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे। तो पार्टिकल्स के अलग अलग 3-4 केस पढ़ेंगे और उन पर स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी ये कोरिलेस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कोरिलेस फोर्स किस तरीके से वर्क करता है। क्लियर है? ये हो गया भैया आपका कोरिलेस फोर्स। और इसके जो केसेस हैं आगे वाले, मतलब पूरा डिटेल में, वो हम लोग आगे एक एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके।